Hello, ladies and gentlemen, and welcome back to another episode of सोच फिर पोस्ट। भाई कराची में गर्मी बहुत है, दिसंबर शुरू होने वाला है एंड कोई कहता है कि हमारे अमाल ऐसे हैं, कोई कहता है कि it's climate change, but there's a lot of myths going around and this issue of climate change, lately over the last few years, it's been it's kind of become a buzzword. But even before it became a buzzword, there were some people who were talking about this issue. And we joined here today by one of those people, journalist Afia Salam. Thank you so much, Afia. Thank you for having me today. Thank you. Afia, I just want to start. आप कब से बात कर रही हैं climate change के बारे में and how did you stumble across this? Because, living in Karachi, हमारा weather patterns change तो हो रहे हैं, but we don't generally talk about this. So how did you come across this and कब से आप बात कर रही हैं इसके बारे में? अच्छा, एक तो ये कि मैं फुल सर्कल आई जब मैंने IUCN जो एक आलमी माहौलियाती इदारा है उसका पाकिस्तान का ऑफिस ज्वाइन किया 2008 में। ठीक है, मेरी मास्टर्स की डिग्री ज्योग्राफी की है। मैं थ्रू आउट जर्नलिज्म में रही हूँ, लेकिन जो तो फुल सर्कल इसलिए मेरे फ्रेंड्स ने कॉल करके कहा कि अब तुम वो करोगी जो तुमने पढ़ा है। सो क्लाइमेट चेंज से उस वक्त तक आप सही कह रहे हैं कि वाकिफ़ भी बहुत ही कम लोग थे। वो इतनी छोटी फ्रेटर्निटी थी जो बात करती थी। तो ज्योग्राफी में होने के बावजूद इसके बारे में, नेचर के बारे में जानने के बावजूद स्पेसिफिक क्लाइमेट चेंज की टर्म से मैं भी नावाकिफ़ थी। जब तक मैंने वो इदारा जॉइन किया, अच्छा उसमें मैं उनके कम्युनिकेशन के यूनिट को हेड कर रही थी। तो फिर जो भी पब्लिकेशन आनी थी, जो भी डिसेमिनेट होनी थी नॉलेज वगैरह, वो मेरे थ्रू पास होती थी। तो आसानी ये हुई कि चूँकि वो बैकग्राउंड था तो आई वाज़ एबल टू गेट इट। क्योंकि अगर वाक़ई मेरा सिर्फ़ जर्नलिज़्म का एकेडमिक बैकग्राउंड होता तो वो चीज़ें समझने में मुश्किल होती, क्योंकि इसमें साइंस के काफ़ी बेसिस है। तो वो समझ में आई और फिर ज़ाहिर है मैं अब उन लोगों के दरमियान काम कर रही थी जो इसी फ़ील्ड से वाकिफ़ भी थे, इसके माहिर भी थे। तो उसके बाद फिर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट डेवलप होता गया कि वो इदारा छोड़ने के बावजूद मैं ऐसे कई इदारों से ऑन अ फ्रीलांस बेसिस इन्वॉल्व रही जो इस शोबे में काम कर रहे हैं, और फिर नेवर लुक बैक। Avya, though before we start, talking about this deeper, I just want for the benefit of our audience, अगर आप दो terms समझा दें। एक climate change, how do you define it? Okay. दूसरा the difference between climate and weather, because a lot of people confuse these two. अच्छा, lot of people confuse other things too, जिसके ऊपर मैं आजकल ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। But these are basics, right? सो ये बेसिक तो है, लेकिन ये इजीली अंडरस्टूड है कि अगर आप इसको सिर्फ वो चाचा गूगल से भी पूछेंगे तो वो आपको उसकी डेफिनेशन दे देगा कि वेदर आपका शॉर्ट टर्म जो चेंजेस होते हैं आपके सुबह से शाम में टेम्परेचर वगैरह के, और क्लाइमेट जो है वो दोज वेरी पैटर्न्स ओवर अ सर्टेन पीरियड, यूजुअली 30 ईयर पीरियड के ऊपर आपकी जो होती है वो क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट चेंज जो है, क्योंकि ये तीसरी चीज, आपने मुझसे क्लाइमेट नहीं पूछा, आपने क्लाइमेट चेंज पूछा, उसके बीच में क्लाइमेट है जी। वेदर और क्लाइमेट का पहले डिफरेंस हम समझे। और क्लाइमेट चेंज है कि वो जो क्लाइमेट एक आपका एक जगह का तय हो गया कि यहाँ का ऐसा अब वो बदल रहा है, और वो क्यों बदल रहा है, फिर वो उसके पीछे वो पूरी एक नई साइंस और उसमें बहुत से अवामिल और उसमें हजरत इंसान का अमल दखल वो सब आता है। सो क्लाइमेट और वेदर का चेंज ये ज़रूर पहले समझ लें। वो तो बेसिक आई थिंक हमारी तो 8वीं में हमें या 7वीं में पढ़ाई गई थी साइंस, उसमें भी वो बताया जाता है। लेकिन वो बीच में से समहाउ क्लाइमेट निकल गया और क्लाइमेट चेंज पे हम जंप कर जाते हैं, लेकिन वो डीलिंक हो जाता है अगर ये समझे नहीं। Right. Avya, you said you started off with the IOCN in 2008. How have you seen the conversation around climate and climate change evolve since? As a journalist, as an activist, as a researcher, I know there's a growing chorus of scientists talking about this. COP29 अभी हुआ है, पूरी दुनिया, the whole world's eyes were on it. But there is also the segment जहाँ पे climate change deniers भी हैं. So have you seen in the public sphere किस तरह से evolve हो रहा है ये conversation? अच्छा देखिए, वो जो क्लाइमेट चेंज डिनायर्स की लॉबी है वो तो अब इन योर फेस होगी हजरत ट्रंप के आने के बाद। ठीक है, आप क्या कह सकती हूँ मैं उन्हें, आई मीन व्हाट डू आई से टू हिम और अबाउट हिम। लेकिन ये सिर्फ वही नहीं है, ये और भी दुनिया में देखिए, फ्लैट अर्थ के भी अभी भी आपके बाकायदा ग्रुप्स बने हुए हैं। फ्लैट अर्थ है, खुद हमारे यहाँ ये भी है कि ये कुर्रा अर्थ जो है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है अभी भी
2024 में भी हमने इस तरह की वीडियोस देखी हैं जो सीरियसली बाकायदा वो डिसमिस करते हैं साइंस को और वो ये लोगों को पढ़ाते हैं। तो इस तरह के लोग आपको दुनिया में मिलते हैं। लेकिन जैसे साइंस की दुनिया में भी जब मैंने जॉइन किया था तो तब कॉप 15 कोपेनहेगन का एक बहुत एक्चुअली बज़ जो है ना इसका कोपेनहेगन के कॉप राइट 15 में आया था ज़्यादा, उससे पहले तो कॉप्स ज़ाहिर हो ही रही थी। तो उसमें मीडिया का भी, एक्टिविस्ट का भी, हुकूमतों का भी एकदम से वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड द रेजिंग ऑफ द डेसिबल्स के हमने देखा उसमें। तो उस वक्त तक साइंस ऑलमोस्ट जिसको अब हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज के जो फ्रेटर्निटी वो कहते हैं द साइंस नाउ इज सेटल्ड। इससे पहले साइंस के भी जो ग्रुप्स थे उसमें भी कुछ चीज़ों के बारे में अभी भी शुकूक व शुबहात थे कि ऐसा है या नहीं, ये चीज़ इसकी वजह बन रही है या नहीं, but the आर now वी it's ओवर overwhelming evidence, right? हाँ, तो एविडेंस बेस्ड दोनों साइंस के वो ग्रुप्स थे, लेकिन साइंस भी ज़ाहिर है एक वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है कि 2+2 इज़ 4। Sure. इसमें इवॉल्विंग रिसर्चेस हैं, कोई ममालिक जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें एडवांस रिसर्च कर रहे हैं, कुछ उससे कम हैं। सो वो कल्मिनेशन ऑफ द रिसर्च आने के बाद आपको कोपेनहेगन के बाद ये सुनने को मिला कि द साइंस नाउ इज सेटल्ड कि देयर इज क्लाइमेट चेंज। और आपको टर्म सुननी शुरू आपने टर्म सुननी शुरू की एंथ्रोपोजेनिक, कि ये हमारा किया करा है, Human in ये वो नेचुरली, क्योंकि देखिए जो डिनायर्स थे ना वो उसके आर्गुमेंट ये लेकर आते थे कि क्लाइमेट तो चेंज होता आया है, आइस एज आई, आपके डायनासोर्स खत्म हुए, पूरे दुनिया की इकोलॉजी बदली, फिर दोबारा से अब दुनिया आबाद हुई और तरह से आबाद हुई, विच इज़ अ फैक्ट। ठीक है, वो नेचुरल डिजास्टर से कोई कहता है सम कॉमेट स्ट्रक अर्थ और उसकी वजह से इतने कैटाक्लिज्मिक वो थे कि वो आपकी आइस एज भी आई, आपके डायनासोर्स भी खत्म हुए, वो सारी बातें। लेकिन इसकी लिंकेजेस बहुत ज़्यादा वाज़ेह होती गई रिसर्च में कि ये क्लाइमेट चेंज जो है ये आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लिंक्ड है। तो इसके बारे में जितनी जितनी कैटेगोरिक इंफॉर्मेशन आती गई तो वो जो आपकी शुकूक व शुबात हैं वो छटते चले गए। एंड देन एवरीबडी स्टार्टेड सेइंग स्पेशली इन द साइंटिफिक लॉबी और ये रिसर्चर्स है कि इट्स सेटल्ड नाउ कि ये क्लाइमेट चेंज है और ये हमारी वजह से हो रहा है। तो उसमें फिर वो जो दूसरे जो वॉइसेस थी उसको जब आप देखते थे तो जो डिनायलिस्ट की थी उसमें फिर आपको वेस्टेड इंटरेस्ट नजर आने शुरू हुए कि जब आप उसको अनपैक करते थे कि कौन लोग हैं जो इसको डिनाई कर रहे हैं। हम वहाँ पे वो जोहला की बात नहीं कर रहे या कोई बूनीज में रहने वाले लोगों की बात नहीं कर रहे जिनको इस पूरी डिबेट का कुछ नहीं पता है कि क्या बात हो रही है दुनिया में। तो आपने देखा कि उसमें बिग ऑयल है, गैस है, Sure. ठीक है, कैपिटलिस्ट मार्केट्स हैं। सो एक वो जो पोस्ट या नियो कलोनियलिज्म की एक कॉन्सेप्ट आनी शुरू हुई, वो तमाम ये जो जार्गन्स हैं इन्होंने रेजोनेट दोबारा से करना शुरू किया, उसको रीपैक किया गया और वो फिर पेश किया गया कि नहीं, ये लोग जो डिनाई कर रहे हैं इनके पीछे इनका ये मतलब है, ये मकसद है, इस वजह से डिनाई कर रहे हैं। वो साइंटिफिक एविडेंस के सामने कोई उतनी ही रोबस्ट साइंटिफिक एविडेंस पेश नहीं कर पा रहे। मैं रिसेंटली अभी एक रिसर्च पढ़ रहा था, इट टॉक्ड अबाउट ट्विटर पे किस तरह से देयर वर थाउजेंड्स ऑफ ट्वीट्स एंड व्हेन दे सॉर्ट ऑफ लुक्ड इनटू इट, कुछ मखसूस अकाउंट्स थे दैट वर कहीं पे जाके लिंक उनका एक्सॉन मोबिल से हो रहा था, कहीं पे जाके लिंक किसी ऑयल कंपनी से हो रहा था, एंड दे वर प्रोपगेटिंग दीज मिथ्स अराउंड क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट डिनाइज, बट अगेन वो कंस्पिरेसी थियरीज वाला रैम चले जाता है। बट आपने बिल्कुल सही कहा, इनका जो अब and this was around the time of Biden, right? So they were targeting Biden's energy policies, जो कह रहा था renewables की तरफ ट्रांसफर करना है। बट अब आपने सही कहा कि वो मसीहा हजरत ट्रंप आ गए हैं, so we're going to see a lot worse of this happen, right? But I want to bring the conversation to Pakistan and COP29 because पाकिस्तान का जो claim है कि we don't contribute much to the carbon emissions across the world, but Pakistan is one of the most vulnerable countries to climate change. Now, amid all of this misinformation, right, where these Western countries, which are the ones producing the most, pollutants in the world, और उन्हीं की तरफ से अब जो ट्रम्प जैसे आ गए हैं और उनके जो दूसरे अब राइट विंग मोस्टली पूरा right wing shift है। शिफ्ट है, तो जो मिस इन्फॉर्मेशन का साइकिल है वो ज्यादा परपेचुएट हो रहा है। एंड
हाउ इज पाकिस्तान गोना मेक इट्स केस जब हमारे पास साइंटिस्ट तो है नहीं, राइट, जो ये रिसर्च कर रहे हैं, वो तो वहीं के ममालिक से रिसर्च हो रही है, ये हमारे तो नहीं कर रहे। आई वुड डिसएग्री। So you think पाकिस्तान के साइंटिस्ट कर रहे हैं रिसर्च? Okay, okay. So let's talk a little bit about that. पाकिस्तान में ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च क्लाइमेट के हवाले से हुई है? देखिए, पाकिस्तान के हवाले से तो हो रही है Sure, रिसर्च, ठीक sure, है? sure. क्योंकि जो आपने कहा कि पाकिस्तान का क्लेम है, ये पाकिस्तान का क्लेम नहीं है। जो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में हमारी वो जो टॉप 10 वो जब वॉच भी जर्मन वॉच ही है, इट्स अ ग्लोबल थिंक टैंक। what I meant was पाकिस्तान की जो हाँ, दूसरी भी क्लेम नहीं है कि हम बहुत कम करते हैं, ये भी वेरीफाइड चीज़ें हैं। ये मतलब ये अब इनके सारे वेरिफिकेशन के तरीके हैं। हाँ, नहीं मेरा मतलब ये था कि COP 29 पे हम जब अपना केस रख रहे हैं, तो पाकिस्तान का केस है, बेसिकली क्लेम नहीं है, इट्स अ केस टू COP 29 कि हमें उसके क्लाइमेट फंडिंग मिलनी चाहिए बिकॉज वी आर द मोस्ट वल्नरेबल। अच्छा, अगेन कॉप्स का मैकेनिज्म समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान वहाँ अपना केस नहीं रखता। ओके, वहाँ मुल्क अपना क्लेम नहीं रखते, मतलब केस नहीं रखते, अपना क्लेम प्रेजेंट नहीं करते हैं। वहाँ ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज हैं एंड पाकिस्तान इज अलाइंड विद द ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज जिसके आपके ऑलमोस्ट एप्पल्स टू एप्पल्स सिचुएशन है। ग्रुप ऑफ 77 एंड चाइना है, कहीं पे बोलिए आपकी वल्नरेबल कंट्रीज के हैं। सो जाहिर है वी डोंट फॉल इन द स्मॉल आइलैंड नेशन, वी आर नॉट। लेकिन हम अपने आप को हम लीस्ट डेवलप में भी नहीं कहना चाहते येट। The vulnerability is pushing us down on the development indices. तो ये एक ज़रा कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है। तो जहाँ तक कॉप का ताल्लुक है, वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का केस इसलिए हम नहीं प्लीड कर रहे हैं कि वी आर पार्ट ऑफ द कंट्रीज हु हैव सिमिलर केसेस टू प्लीड अगेंस्ट द कंट्रीज विच आर सीन एज द परपेट्रेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है? अच्छा, वो वेस्ट भी सिर्फ नहीं है, तो ये कोई इतनी सिंपल सी चीज़ नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स नैरेटिव। अब हम उस ग्रुप के अंदर हैं जिसमें चाइना भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, येट दे आर सीन एज सम ऑफ द बिगेस्ट पोल्यूटर्स। वो वेस्टर्न कंट्रीज के उसमें जुमरे में नहीं आते हैं ना, उसके बावजूद वो दे आर द बिगेस्ट, सम ऑफ द बिगेस्ट इमिटर्स। लेकिन आप दूसरी चीज़ देखिए कि वो जो आपने कहा ना कि वेस्ट में ये है, इस तरह से हो रहा है कि वो क्लेम्स को मानते नहीं हैं या वो देते नहीं हैं, फंडिंग नहीं दे रहे। तो पाकिस्तान सिर्फ अपना वो उसको क्लेम नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि हमारे जैसे ममालिक को इतनी ज़रूरत है। और फिर उसमें जो एक मैकेनिज्म पेरिस के बाद था कि नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन जो थी, कि हम उसमें भी एज अ गुड ग्लोबल सिटीजन अपना कितना कम कर सकते हैं हिस्सा। अभी 1% भी नहीं है, तो उसमें भी हम कब कैसे कम करेंगे। अब ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि वो जो वादे हैं उसकी एक ट्रिजेक्ट्री दी गई है। दैट्स नॉट अ स्विच ऑन स्विच ऑफ थिंग। हमने कहा है कि हम फेज आउट करेंगे डर्टी फ्यूल को, लेकिन हम कब करेंगे? हमारे कुछ डेवलपमेंट इम्पेरेटिव्स हैं। हमने अपने आबादी को खतरे गुर्बत से बाहर निकालना है, हमने कुछ एनर्जी सिक्योरिटी लेके आनी है, लेकिन हमारे पास वसाइल नहीं है। तो सिर्फ कॉप नहीं है, जो इसके फाइनेंसिंग के मैकेनिज्म हैं, उसके कई मुख्तलिफ मैकेनिज्म, वो शुरू वहाँ से हुए थे, कोपेनहेगन से हुए, आपके वो ग्रीन क्लाइमेट फंड, अडेप्टेशन फंड, फिर COP 27 में आपका लॉस एंड डैमेज का अग्री हो गया। अच्छा, जब लॉस एंड डैमेज का अग्री हुआ, तो पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, खासतौर पे पाकिस्तानी बात करते हैं, तो वो कुछ वजूहात हैं उसकी। COP 27 में पाकिस्तान वाज द को-चेयर। COP 27 से कुछ ही महीने पहले हम लोग बहुत बुरी तरह से 2022 के फ्लड से मुतासिर हुए, जिसको हमने एज अ केस प्रेजेंट किया दुनिया के सामने कि जो पाकिस्तान के साथ हुआ है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वो दुनिया में हर जगह होने का इम्कान है। सो वेक अप, इट वाज अ वेक अप शेक अप वाला एक तरह के वो स्लोगन था। वी हैड अ वेरी वेरी रोबस्ट डेलीगेशन एज को चेयर ऑल्सो। उन्होंने अपने इस केस को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया, उसको लिंक किया अपनी जैसी वल्नरेबल कंट्रीज और जिन ग्रुप्स के साथ पाकिस्तान अलाइन था। तो पाकिस्तान केम इन द लाइमलाइट फॉर अ रीजन। वो वी वर इन दैट स्पेस एट दैट टाइम। अच्छा, उसमें मसला ये हुआ है सिर्फ कि पाकिस्तानियों की एक्सपेक्टेशंस हो गई कि पाकिस्तान को मिलेगा, ठीक। लॉस एंड डैमेज का सब कहते हैं, क्या कर लिया वहाँ कॉप पे जाके? इतने पैसे टैक्स पेयर्स के खर्च हुए हैं, क्या लेके आए लॉस एंड डैमेज से? लॉस एंड डैमेज फंड उसमें सिर्फ टेक्स्ट में आया था COP 27 में। पिछला 1.5 से 2 साल उसके मैकेनिज्म के ऊपर नेगोशिएशंस हुई हैं, डिमांड बताई गई है,
गैप बताया गया है कि जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं उसको इतने ट्रिलियन डॉलर्स चाहिए अपने ये टू बी एबल टू ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल्स एंड ऑल्सो जो हम उसके क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नुकसानात उठा रहे हैं, आपके हाइड्रो डिजास्टर्स भी आ रहे हैं, आपका हीट इंडेक्स भी है, हीट इंडेक्स की वजह से एग्रीकल्चरल लॉसेस भी हैं, उसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी है। सो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं, आप इसको एक बॉक्स से निकाल के नहीं देख सकते और फिर बॉक्स को बंद करके रखें। सो तो वो जो फंडिंग है उसमें जो अभी कॉप 29 जिसकी वजह से इतनी डिसअपॉइंटमेंट है कि कंट्रीज हैव कम आउट एंड एक्चुअली रिजेक्टेड द नंबर दैट हैज बीन सेड कि हम 300 बिलियन बिलियन, दैट हाँ। मतलब वहाँ ट्रिलियन मांग रहे हैं, आप बिलियन दे रहे हैं। इससे पहले भी जो बिलियन मांगा गया था तो वो लोग भूल गए कि वो 100 बिलियन पर ईयर की प्रॉमिस थी पोस्ट पेरिस, उसमें 60 बिलियन एवर आया। तो हुँ। किसी सूरत में भी जिन ममालिक ने वो देना था, उन्होंने वो शो किया कि वो नहीं है। अच्छा, एक और एंगल देखिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं तो उसमें इंटरसेक्शनैलिटी का लेंस लगा के देखने की ज़रूरत है। ये सब वो ममालिक हैं जिन्होंने अपने बड़े बुलंदोबांग दावे किए थे कि हम क्लीन एनर्जी, उनके पास वसाइल थे, उनके पास पैसे थे, बहुत जल्दी वो उन्होंने सोलर भी लगाए, वेव एनर्जी भी लगा ली आपने, उन्होंने अपने विंड एनर्जी भी लगा ली और अपने उन्होंने माइन्स भी बंद कर दी, सब कुछ कर दिया। यूक्रेन की वॉर शुरू हुई, they've all gone back to digging out coal. हुँ, यस। ठीक, burden on the shift is on countries like us. Yes, we would like to move away from coal. Do we have the capacity to do it cold turkey? I don't think so. तो हमने टारगेट्स दिए हैं कि हम पीक करेंगे 30 तक, फिर टेपर ऑफ करेंगे और हर मुल्क ने अपने अलग अलग टारगेट्स दिए हैं कि 2020 तक हम नेट ज़ीरो हो जाएंगे, सॉरी नॉट 2020 वी पास 2020, 2050 तक हो जाएंगे। उसके बाद उनको, क्योंकि आपका जो एनडीसीज हैं उसमें आपका रिव्यू का मैकेनिज्म है 2 साल के बाद। इंडिया 2060 पे चला गया कि नहीं हम 2060 तक कर पाएंगे, सो यू हैव दैट रिव्यू के चांसेस उसमें। तो अपने मुल्क से हमें वो प्रेशर आ रहा है फॉर पीपल हु डोंट रियली अंडरस्टैंड दीज कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स श्योर। कि अभी सब कुछ कर दें, यस कर दें, फिर उसके बाद किसी पावर यूटिलिटी के सामने टायर ना चलाइएगा, क्योंकि हम कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें यही होगा कि फिर आपके पास क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, आप दूसरा ला नहीं सकते इमीडिएटली, आप पूरे अपने वो सेटअप नहीं कर सकते हर जगह के लिए कि आपको सिर्फ रिन्यूएबल्स आ जाएं वहाँ पे। तो इन टर्म में आपके पास एक कियोस होगा। Absolutely right. I think more people need to understand कि ये जो policy matters होते हैं ये overnight नहीं shift हो जाते. You know, it's a huge shift and to steer it in another direction you need years and years of commitment and sustainability. लेकिन I want to bring it back to the conversation and the rhetoric, right? Because आप एक तरफ देखते हैं कि आप COP पे जाके, you know, you presenting a case along with so many different countries, and they did a good job in 2022. Shahri Rahman की team थी पूरी, and they did a fantastic job, and the whole world commended. And you know, we were able to move that conversation in the right direction. On the other hand, जब आप local देखते हैं, for example, अभी you know, it was a laughable thing कि smog है लाहौर में, and people reports are रही हैं कि thousands of people are reporting respiratory diseases to hospitals, right? And amid all of this, मरियम नवाज चली जाती हैं स्विट्जरलैंड अपना इलाज करवाने, और शहबाज शरीफ कहते हैं नमाज पढ़े बारिश के लिए, right? So you know the rhetoric like this, it's laughable. फिर इन चीजों को देखकर लोगों को होता है ना कि यार what are you doing? I mean, you impose a lockdown for a few days, but that's not going to resolve the problem. नो ऑफ कोर्स। बिकॉज आप इल्जाम लगाते हैं वो स्टबल बर्न कर रहे हैं तो हो रहा है, आप इल्जाम लगाते हैं कि जी ब्रिक बट यू नो यू नॉट लुकिंग एट द अंडरलाइंग फैक्टर्स। जिस तरह से बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर जो स्मॉग का हर साल ये इशू बढ़ता ही जा रहा है, एंड देन इसी वजह से यू नो यू गेट दीज कंस्पिरेसी थियरीज एंड यू गेट दीज मिथ्स। तो कैन यू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट? ये गवर्नमेंट की मैसेजिंग अराउंड यू नो लोकली, इंटरनेशनल तो अच्छा काम किया है, यू नो वी प्रेजेंटेड आवर केस वेल, बट जो आप अपनी आवाम से कह रहे हैं, यू नो हाउ कैन दैट बी बेटर? हाउ कैन द गवर्नमेंट? ओह, इट नीड्स टू बी बेटर, मच बेटर। देखिए, हमारे यहाँ ये एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, वो आपकी नीयत में जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, वो आपके इस तरह से मैसेजिंग में भी नहीं आएगी।
अगर आप स्मॉग का देखें तो ये शायद 2016 से ये एग्जैस्परेट होना शुरू हुआ, राइट? मैं उस साल वहाँ पे थी और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि सूरज नज़र क्यों नहीं आ रहा, व्हाई इज़ दिस हेज़? उसके बाद अगर आप इसके अराउंड जो कन्वर्सेशन जिस तरह से शुरू हुई, जिसको आप कंस्पिरेसी थियरीज़ कह रहे हैं, वो शुरू सबसे पहले ऐसे हुई थी कि इंडिया की तरफ से आ रहा है, ठीक है? अच्छा ठीक है जी, इंडिया की तरफ से आ रहा है क्योंकि दिल्ली का बहुत बुरा हाल होता था और वहाँ पे भी फॉग भी है, स्मॉग भी है, हाँ, वो एग्री, है, हाँ। ठीक है? उसके बाद आपको स्टबल बर्निंग इज़ ऑप्टिक्स ना, आप ड्राइव करके जा रहे हैं, आपको नज़र आता है कि क्रॉप बर्निंग हो रही है। Sure. लेकिन उससे पहले ये था कि जी इंडिया से क्रॉप बर्निंग होती है और उसके बाद वो यहाँ आती हैं। उसके बाद तीसरे साल में हमने देखा कि इसका एनालिसिस हुआ बाकायदा, मुख्तलिफ गवर्नमेंट की तरफ से भी जो दूसरे इदारे हैं जो करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो उसमें आप देखें कि जो बिगेस्ट कल्प्रिट है वो व्हीक्यूलर इमिशन है। यस। वो नज़र उस तरह से तो नहीं आता किसी को, ठीक है? वो फार्मर तो नज़र आता है जो जला रहा होता है उसकी फसलों की बाकियात, लेकिन वो स्टबल बर्निंग आपको दोनों तरफ नज़र आ जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर सैटेलाइट की पिक्चर्स इमर्ज होना शुरू हुई, तो पता चला कि हमारे यहाँ से ये शुरू अक्टूबर से शुरू होता है, इंडिया में कि नवंबर में शुरू होता है, तो ये तो नहीं हो सकता कि भई। अच्छा, विंड डायरेक्शन को फिर जो और लोग थोड़ा-सा ज़रा सीरियस हुए, इसमें डीप डाइव पे जाना शुरू किया, तो उन्होंने विंड डायरेक्शन देखनी शुरू हुई। उन्होंने कहा यार ये कंस्पिरेसी थियरी में अगर हम फँसे रहे कि जी वो वहाँ से बॉर्डर से ये हवाएँ भेज रहे हैं, ज़हरीली हवाएँ हमें भेज रहे हैं, तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि मतलब वो सैटेलाइट पिक्चर्स के बाद आप कितना झूठ बोल लेंगे। सो मैं यूजुअली जोकिंगली कहती थी, एक्चुअली आयरॉनिकली कहती थी कि हम खुदा खौफी से शायद सच ना बोलें, लेकिन टेक्नोलॉजी हमें सच्चा बना देगी अल्टीमेटली। क्योंकि आ गए ना आपके भी इस तरह के जो फेक न्यूज़ को चेक करने की भी टूल्स भी आ गए। वरना तो किस किस्म की खबरें पेपर की उड़ ही रही होती थी, बट नाउ वी डू फैक्ट चेक दोज़ हू वांट टू फैक्ट चेक। तो वो हुआ। तो वेहिकुलर इमिशन का जब वो पता चल गया कि दैट इज़ द बिगेस्ट कल्प्रिट, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से हुआ था कि तमाम रिफाइनरीज़ को एक टाइम दिया गया था कि आपने सल्फर कंटेंट इसमें अपना इतना कम करना है, यूरो 4 कंप्लायंट करना है आपने। साथ ही साथ आपकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की भी पॉलिसी आ गई। लेकिन फिर आप प्रैक्टिकलिटी पे आइए, ठीक है? अच्छा चलें, रिफाइनरीज़ को तो यू कैन पेनलाइज़, आप फाइन कर सकते हैं, एंड मोस्ट रिफाइनरीज़ बाय 2018 इफ आई एम नॉट रॉन्ग हैड कंप्लाइड। 2 रह गई थी। जब हमने एक सेमिनार किया था जिसमें उस वक़्त के जो मिनिस्टर थे वो आए थे, तो उन्होंने कहा था कि 2 रिफाइनरीज़ रह गई हैं और उनको भी पता नहीं अगले साल के कुछ महीने तक के उनके पास टाइम था। लेकिन आपके पास यूरो 4 इंजन्स गाड़ियों में हैं, ठीक है? आपकी पुरानी गाड़ियों की फ़िटनेस क्या होती है, कौन चेक कर रहा है? धुआँ निकालती हुई गाड़ियाँ जाती हैं ना, ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होती हैं। अच्छा, उसके बाद ये पंजाब में क्यों होता है और सर्दियों में क्यों होता है? उसके बाद फिर इस सवाल पे आए, ईंटों के भट्टे हर थोड़ी जगह पे हैं, सिंध में क्यों नहीं होता? कराची इज़ अ बिग सिटी, अ पोल्यूटेड सिटी, कहते हैं कराची में क्यों नहीं होता? अभी कराची में अल्लाह की फज़ल से सी ब्रीज़ है, ठीक है? लेकिन उसके अलावा यहाँ ईंटों के भट्टे नहीं हैं हर थोड़ी देर पे। हमारे यहाँ सीमेंट के ईंटें बनती हैं ना, तो दे आर नॉट ब्रिक फायर। राइट। अच्छा, जब वो पता चल गया कि वो भी कल्प्रिट्स हैं इसमें, उस पाई चार्ट में उनका भी एक रोल है, अगेन मोर देन दी आपके स्टबल बर्निंग। ये भी देखिए ना, वो बेचारा फार्मर जो है, वो अभी तक लोग उसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। तो स्टब उसके बाद ये क्या हुआ, ज़िगज़ैग पैटर्न पे आपने बनाना है, तो उसमें उसमें वो इमिशंस कम होते हैं, स्मोक यूँ जाता है बजाय सीधा बाहर निकलने के। उसमें कंप्लायंस आप देखें कितनी भी, अभी भी वो पुराने तरीके से काम कर रही हैं। तो इसमें आपका गवर्नेंस का भी है, आपका इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान भी है। उनको आपने जो एक इनेबल करना था, या तो आप उनको किसी चीज़ पे फाइन करें या किसी चीज़ पे उनको फंड करें ना, कि वो एक नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें। वो हुआ। तीसरा जो एक, अब ये इसमें मेरी ज्योग्राफी, कुछ मेट्रोलॉजी, क्योंकि ज्योग्राफी में वो भी पढ़, वाटर वेपर एक कोर एलिमेंट होता है जिसके ऊपर पोल्यूटेंट बैठते चले जाते हैं, तो वो पीपीएम 2.5 से बड़ा होता चला जाता है। पंजाब में बड़ी वाटर बॉडीज हैं, आपके दुनिया के 2 बड़े डैम्स हैं, आपका कंटिग्यूअस इरिगेशन नेटवर्क है, बराजेस हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं। पंजाब है ना, ठीक है, उसमें पानी कम भी है लेकिन होता तो है उन दरियाओं में।
तो विंटर में ये है कि आपके पास डे लाइट आवर्स कम है, वो बुखारात उड़ते हैं, शाम हो जाती है, वो यहाँ होते हैं, वो सारे उसके ऊपर वो बाकी आपने पोल्यूशन बिठा दी तो वो मुअल्लक हो गए हवा में। ये मतलब मैं इससे और सिंप्लीफाई करके एक उस साइंटिफिक फिनोमिनन को नहीं बता सकती कि ये वजह है कि वही आलूदगी गर्मियों में भी होती है, वही ट्रैफिक चल रही होती है, वही ईंटों के भट्टे होते हैं और तब भी उन्होंने अपनी फसलें क्लियर करनी होती हैं, लेकिन वो इसलिए उस वक्त स्मॉग नहीं होती क्योंकि शाम 7 साढ़े 7 बजे तक सूरज होता है, तो वो हवा के बुखारात ऊपर चले जाते हैं और डिसिपेट हो जाते हैं इन द हायर रीचेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसमें ये शाम हो जाती है तो वो यहीं रह जाते हैं। अच्छा, और फॉग इज अ नेचुरल फिनोमिनन। ये स्मॉग पार्टिकल्स हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। आप स्मॉग तो कराची में भी सर्दियों की सुबह सुबह निकले, वो कोहरा जिसको हम कहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंसेस होते हैं, आपकी सॉलिड सरफेस का टेम्परेचर और होता है और हवा में बुखारात होते हैं तो वो कोयल्स हो जाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें नेचुरल हैं। वहाँ फील्ड्स हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे भी अनइवन आपकी हीटिंग एंड कूलिंग होती है, नाले जा रहे हैं, नहरें हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमारे यहाँ असल में पढ़ाई नहीं जाती है, ना ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है ना साइंस पढ़ाई जाती है अब बेसिक लेवल पे। तो उसमें जो आपने कहा कि कंस्पिरेसी थियरी इफ यू विल अलाउ मी, तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, 2010 में जब फ्लड्स हुए थे तो मुझे एक जगह बुलाया गया था, स्टूडेंट असेंबली थी, 1000-1200 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि लेक्चर स्टाइल लाऊं, मैं सवाल पूछूं तो फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग से जवाब दूं। तो मैंने पूछा कि क्या वजह है आपके ख्याल में, ये क्यों इतनी शदीद बारिश हुई थी, फ्लड है? तो एक कोई, और वो बच्चे की हायर एज ब्रैकेट वो 12-13 साल था, नॉट मोर। उसने कहा जी वो अमेरिका का एक सिस्टम है हार्प, और उसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे वो किया और हमारा वेदर ऑल्टर किया और हमारे यहाँ यहाँ इतना ज़्यादा सैलाब आया और हमारा मुल्क बहाव बर्बाद हो गया। और मैंने कहा फिर उन्हीं के टैक्स पेयर के पैसे आए हमारी इमदाद के लिए, तो मेक इट मेक सेंस फॉर मी। ठीक है कि वो पहले वो अपने पैसों से हमारे यहाँ तबाही लाएं, फिर अपने पैसों से हमें खड़ा करें, तो जस्ट मेक इट मेक सेंस। और आई रिमेम्बर बालाकोट में धर फाइक अर्थक्वेक में कहा जाता था कि नाजेबा हरकत हो रही थी, इस वजह से वो अर्थक्वेक आया था। तो ये आपसे डैड, ये इस तरह के कंस्पिरेसी थियरीज तो हमारे यहाँ पे जन्म देते रहते हैं। आई रिमेम्बर कराची में जब साइक्लोन आ रहा था तो आधा कराची गया था साइक्लोन को ग्रीट करने के, टीवी देखने, इस फेथ से कि अब्दुल्ला शाह गाजी बचा ले, बिल्कुल। और आज तक वही फेथ पे कराची है कि जी साइक्लोन सुनामी हमें कुछ नहीं कर सकता बिकॉज अब्दुल्ला शाह गाजी बैठे तो हैं। अगर उन्होंने पढ़ी होती ज्योग्राफी, तो उन्हें पता चलता कि कराची में सुनामी आया है और साइक्लोन्स भी हिट किए हैं और यहाँ नुकसान हुआ है। ठीक है, और अब्दुल्ला शाह गाजी उससे कई सौ साल पहले से यहाँ हैं। एब्सोल्युटली। दूसरी तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पढ़ाना ज़रूरी है। आपको अब ना हिस्ट्री पता है, ना आपको ज्योग्राफी पता है, ना मेट्रोलॉजी पता है, उसके बावजूद ये फैसले सादर हो जाते हैं इस तरह के। सो जो आपकी वो जो वेरिफिकेशन एक आपके अंदर होनी चाहिए, एक हिस्स होनी चाहिए कि मैं चेक तो कर लूँ कि ऐसी बात है। अच्छा, दूसरा उसका फ्लिप साइड ये होती है कि चूंकि साइक्लोन की या क्या तूफान की वार्निंग दी थी मेट ऑफिस ने और नहीं आया, तो उनको वो फिर जैसे कि इनको तो कुछ पता ही नहीं, इनको तो कुछ आता ही नहीं, ये तो कभी सही होते ही नहीं, तो आई मीन डू यू वांट देम टू बी करेक्ट कि आपको नुकसान होगा? यही मसला है। आई थिंक पीएमडी का तो एक और भी इशू है कि जैसे कराची में वेदर स्टेशंस, पाकिस्तान भर में वेदर स्टेशंस की भी कमी है, उनके पास इक्विपमेंट की भी कमी है। दे ट्राई टू अपडेट देयर सिस्टम्स, दे ट्राई टू अपग्रेड देयर इक्विपमेंट, लेकिन अभी वो इन प्रोसेस है। तो वी रिसेंटली डिड अ स्टडी डॉन पे, हमने ये किया था कि वी sort of ask them for details on their equipment and we compared it to other countries. So there's a huge difference. Pakistan ka weather forecasting system is lagging way behind even India's. India has a much more sophisticated weather forecasting system. इस वजह से अब तो लोग हंसते भी हैं जब कोई प्रिडिक्शन आती है कि जी नहीं, अगर ये कह रहे होगी तो नहीं होगी बारिश। अच्छा, यही मैं कह रही हूँ ना कि हालांकि उन्होंने अगर सुबह कोई बात की है तो आपने सुबह की बात करके उन पे ये फैसला सादर कर दिया। वेदर तो चेंज तो वो देखिए, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देती हूँ, मेरा एविएशन से ताल्लुक रहा है। कोई जहाज पाकिस्तान की एयर स्पेस से ना उड़ता है ना लैंड करता है, एवरी हाफ आवर उनको मेट ऑफिस की रिपोर्ट आती है, तो इनकी प्रोडिक्शन सही होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोगों की नज़रों से ये चीज़ें ओझल हैं। हमारे यहाँ बेइंतहा काबिल लोग हैं मेट डिपार्टमेंट में। इक्विपमेंट शॉर्टेज और कवरेज शॉर्टेज, एक्चुअली वही जो मैंने आपसे पहले बात की थी ना कि फाइनेंसिंग दें आप, तो हम भी उसी लेवल पे आ सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा वेदर स्टेशंस की ज़रूरत है।
जैसे बाहर के मुल्कों में मेरे लिए सरप्राइजिंग बात थी कि वो कि जी आज बारिश की फोरकास्ट है, मैंने कहा छतरी ले चलें। नहीं, वो तो 3 बजे के बाद है, तो हम 2:30 बजे तक घर आ जाएँगे, हमारे पास ये हो सकता है? इट्स वेरी एक्यूरेट होता है। हाँ, वो इतने बिल्कुल। एक्यूरेट होते हैं और लिटरली वो उतने वो कहते हैं कि जी 15 मिनट के आपके पास बारिश होगी, उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा। हुँ। सो वो क्यों होता है कि वो इतने करीब-करीब वो वेदर वेदर स्टेशंस स्टेशन। लगे होते हैं कि उसका वो कलेक्टिव डेटा आपको इतनी एक्यूरेट तो पाकिस्तान में भी लगे हों, तो उसको इंटरप्रेट करने वाले भी हमारे यहाँ काबिल लोग हैं। वी हैव गॉट वेरी गुड कॉम्पिटेंट यस। पीपल जिन्होंने वर्ल्ड में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हेड किया है। तो उनमें कुछ तो होगा ना जब वहाँ पे उन्होंने उनको हेड बनाया है अपना ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को। आई नो आई साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड क्योंकि मैं कई जगह ये बात कहती हूँ कि हमें अपने जो अच्छे लोग हैं उससे फेथ आपने कहा था पाकिस्तान में रिसर्च नहीं थी। पाकिस्तान के मुतालिक बहुत अच्छे इदारे हैं जो रिसर्च करते हैं। यस, मुतालिक, लेकिन वही पाकिस्तान के, क्योंकि हम साइंस पढ़ाते नहीं हैं। अगेन हाँ, हम और नहीं और दूसरा बात ये है कि जो मैंने पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ट्रांसपेरेंसी का, वो ट्रांसपेरेंसी इज़ एसेंशियल कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। हमारे जो उस अच्छे इदारे के लोग हैं, उस इदारे के लैंडिंग पेज के बाद आप 404 एरर से आप लड़ रहे होते हैं। ठीक है? उनकी रिसर्च भी स्टेलर किस्म की रिसर्च होती है, ग्लोबल पीयर रिव्यूड्स, दे आर कॉल्ड ऑन ग्लोबल फोरम्स वगैरह-वगैरह। पाकिस्तानी उसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं, उनको इजाज़त नहीं होती शेयर करने की। तो आरटीआई से आप अपना सर फोड़ लेंगे। ठीक है? तो आई मीन देयर आर मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज़, देयर आर मेनी इनएफिशिएंसीज़ लेकिन ये है कि ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट अगर हुकूमत के अंदर हो कि जी हमने जो काम किया है वो लो अपने टैक्स पेयर्स के पैसे से किया है और हम जवाबदेह हैं और जो काम है हम उन्हें बताएँ, तो लोगों के अंदर उससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। हमारे यहाँ ये भी मिज़ाज नहीं है हुकूमत का। अनफॉर्चुनेटली, इट या जस्ट टू कीप एवरीथिंग या अंडर रैप्स, यस, अनफॉर्चुनेटली। इंक्लूडिंग गुड साइंटिफिक डेटा। Absolutely, absolutely. So last question from my end. We've spoken a lot about how technology is enabling uh, uh, जो एविडेंस सामने आया है, increasingly the conversation evolve हो रहा है. Technology is sort of bringing about the shift also in the sense that अब we can predict weather very a lot more accurately than we could do अर्लियर ऑफ कोर्स। क्लाइमेट चेंज के पैटर्न्स हमें एविडेंटली दिख रहे हैं, हमारे पास एविडेंस आ रहा है, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी इज इवॉल्व्ड. बट वन facet of technology that we're seeing with generative AI now is how that's going to impact climate, because जितना वो water consumption कर रहा है, and the cooling stations that जो वेस्ट में जो इमर्ज हो रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर रिसोर्सेज कितना ज़्यादा वो कंज्यूम कर रहा है. सो वन साइड यू हैव टेक्नोलॉजी, गूगल ने अपना एक पूरा एप्लीकेशन डेवलप किया है, इट्स वर्किंग विद डिफरेंट कंट्रीज टू मेक वेदर प्रेडिक्शंस मोर एक्यूरेट. या But on the flip side, you have this, technology is using vast amounts of power, and that power ultimately it is contributing to the carbon emissions. It is contributing to the net zero effect, right? So, how do you see this shift going? देखिए ये इट्स अर्ली डेज येट Mhm. तो और अभी से ये कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई है ना, ये अच्छी बात है। अच्छी बात ये है क्योंकि इससे पहले जिस तरह के इस तरह के कोई बहुत मेजर कोई न्यू टेक या न्यू डेवलपमेंट आती थी, उसको समझने में भी, उसके फ्लिप साइड की तरफ नज़र डालने पे Time भी हमारे लगता था. बहुत टाइम लगता था। उसके बेनिफिट से तो सब बेनिफिट उठा लेते थे, लेकिन उसके कॉन्स पे नहीं, सिर्फ प्रोस पे नज़र होती थी। एआई साल, डेढ़ साल, इतना भी नहीं हाँ, मतलब कोई Public साल, डेढ़ साल हुआ है नहीं, पब्लिकली ChatGPT पब्लिक किया तो. ये सारी चीज़ें आई हैं। अभी से लोग कह रहे हैं कि इसकी डाउनसाइड ये होगी और अगर आप स्टीफन हॉकिंग की बात याद रखें, उनका कि दुनिया की तबाही इसी के हाथों होगी, हम्म. ठीक है? सो आई मीन दैट मैन हाउ कुड ही बी रॉन्ग अबाउट ओनली दिस थिंग एंड राइट अबाउट एवरी अदर थिंग दैट ही uttered तो थोड़ा-सा आपको कॉशनरी उम्मीद है कि वो गलत हो. आई होप आई मीन दैट्स अ विश हमें उम्मीद नहीं हमारी ख्वाहिश है कि वो गलत हो बट माय पॉइंट इज कि इसमें बहुत जल्दी ये फ्लैग्स रेज हो गए हैं और जब फ्लैग्स रेज हो जाते हैं तो फिर वो टेक्नोलॉजी भी अडाप्ट होती है फॉर द बेटर उसकी कई जो डैमेजिंग चीज़ें हैं आप उसको डिस्कार्ड करना शुरू करते हैं लाइक एवरी अदर टेक्नोलॉजी हम्म. आपकी जो जिस तरह की अब हम लाइट्स वगैरह पहले यूज़ करते थे आपकी वो चेंज आया आपके वो बल्ब में चेंज आया जी वो पीले वाले बल्ब में जलाने हैं उसके बाद आप हैलोजन की तरफ आ गए आप उसमें दूसरी लाइट्स की तरफ आ गए कि वो एनर्जी एफिशिएंट लाइट्स हैं फिर अब सोलर पे आ गए सो वो साथ-साथ चल रहा है। अब कैन इट कीप पेस विद द डैमेज द वर्ल्ड इज सफरिंग
दैट्स द क्वेश्चन। बिकॉज ऑफ ये सवाल है, ये एक गैप ब्रिज करने की ज़रूरत है जिसके लिए सबको साथ मिलके बैठने। अब अगर इलॉन मस्क ने तय कर लिया है कि नहीं भाई, आई एम द बॉस एंड आई कैन डू दिस एंड आई कैन डू दैट, एंड सो व्हाट इफ द वर्ल्ड एंड्स, एवरीबॉडी हैज टू डाई समटाइम और द अदर। का साथ है, उनके साथ और वो कर सकते हैं। उसके वो ट्रस्टेड साथी और एक बहुत ही ज़्यादा एक अहम पोजीशन पे अब वो आ गए हैं, तो इट्स लाइक इट्स अ वार्निंग बेल फॉर द वर्ल्ड। ट्रम्प का जब वो पहली मर्तबा आए थे तो पहला एग्जीक्यूटिव एक्शन उनका क्या था? ही वॉकड आउट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। यस। जबकि वो बहुत बड़ी विन थी जब ओबामा, क्योंकि अमेरिका उससे पहले भी कभी भी नहीं माना था। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंजम्पटिव एक मुल्क है। अभी भी उनका जो लाइफस्टाइल है वो इतना कंजम्पटिव है कि वो दुनिया को 3 दफ़ा लोग कहते हैं कि उस स्टाइल से अगर आप रहें तो जैसे हमारे डॉक्टर आदिल नजम हैं, वो कहते हैं कि यू नीड 3 प्लैनेट्स एट दिस रेट। जो बिजनेस एज यूजुअल की एक टर्म उसमें आती है क्लाइमेट चेंज में, तो बिजनेस एज यूजुअल का तो अब सबको कंसेंसस है कि वी कैन नॉट अफोर्ड बिजनेस एज यूजुअल। लेकिन हम ये गैप कैसे वो कन्वर्जेंस कहाँ आएगी कि हम उसको वो टिपिंग पॉइंट्स इतने सारे करके, ये जो एक फाइनल फ्रंटियर वाली बात हो रही है ऑलमोस्ट, कि अगर ये टिपिंग पॉइंट भी हम मिस कर गए तो ऑलरेडी हम एक ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस की टर्म यूज कर रहे हैं। स्पीशीज एक्सटेंशन भी हम सफ़र कर रहे हैं, आपकी पोल्यूशन को भी उस लेवल पे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो कि आपकी कभी हिस्टोरिकल नहीं थी। आई थिंक एवरीथिंग इज बीइंग impacted. ऑल दीज थिंग्स आर कन्वर्जिंग। Absolutely. सो वो जो सॉल्यूशंस हैं, व्हेन आर दे गोइंग टू कन्वर्ज? आर दे गोइंग टू कैच अप विद इट, और आर दे गोइंग टू लेट दीज क्राइसिस ओवरटेक? Right. तो जब वो अगर उसमें वो गैप आता है and they can't converge, so I mean there's only bad news over there, but I mean we live in hope. We live in hope कि realization आएगी, they may come an alter ego of Elon Musk can come up with tech solutions which can reverse these damages or minimize these damages or bring some benefits forward of some new tech. उम्मीद कर सकते उम्मीद कर सकते हैं ना, और उम्मीद अगर आप नहीं कर सकते तो then you're dead. We've talked about, policy, we've talked about geopolitics, we've talked about, international stage पे क्या हो रहा है, but you have traveled extensively in Pakistan and you have seen firsthand the impact of climate change. लोगों की जिंदगियां कैसे मुतासिर हो रही हैं, and living in Karachi we feel heat wave हमें feel होता है, हमें कराची में गर्मी है, विंटर नहीं आया, दिसंबर हो गया, वी डू हैव वी एक्सपीरियंस क्लाइमेट चेंज इन आवर ओन वे, बट जो ग्लोव से इम्पैक्टेड हैं, जो इंडस डेल्टा में रह रहे हैं, उनकी जिंदगियां तो बिल्कुल ही 360 180 डिग्री टर्न हो गई है, बिल्कुल। राइट? हाउ कैन पीपल बी मोर अवेयर, एंड एज सिटीजन्स हाउ कैन वी बी मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट? बिकॉज हम यहाँ पे कोई एक्शन करते, जैसे we accuse countries, China, India, US of being polluters, वो वहाँ पे कर रहे हैं, हमें इम्पैक्ट यहाँ पे हो रहा है, लेकिन हम जो अपना एक्शन यहाँ पे करें उससे कहीं ना कहीं जाके वो शख्स जो इंडस डेल्टा में वो भी इम्पैक्ट हो रहा है. So बिल्कुल। we as citizens contribute to this to not exacerbate climate change. तो उसमें जो मेरा आजकल का एक नैरेटिव, कांस्टेंट नैरेटिव हो गया कि पहले तो ये कि आप क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट का फ़र्क समझें। एनवायरनमेंट में जो कुछ आपके इर्द-गिर्द हो रहा है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं हो रहा। और अगेन मैं अभी कल ही इस पे मैं बात करके आई हूँ कि कराची में मोर देन नॉर्मल रेनफॉल, साल भर की बारिश 3 दिन में हो जाना या 2 दिन में हो जाना, और बहुत ज़्यादा होना, ये हिस्टोरिकल आपके पास जितने वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल है उससे ज़्यादा होना इज़ क्लाइमेट चेंज। Right. लेकिन अर्बन फ्लडिंग इज़ नॉट क्लाइमेट चेंज, राइट? दैट्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज़ द रीज़न फॉर इट, कि आपने नाले क्लियर नहीं किए, आपने उनको इंक्रोच किया, आपने वाटरवेज को नैरो किया। तो जब हम कहते हैं कि वो भी क्लाइमेट चेंज है, तो हम सोल्यूशन के लिए देखते हैं कि ये आलमी मसला है, ये हम तो इसे टैकल नहीं कर सकते। नहीं, हम कर सकते हैं और हमें यही करना है। इसके लिए नाले साफ करने के लिए आपको कोई नहीं आके देगा ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से आपके नालों में कचरा है। इंडस डेल्टा के अंदर अभी उस तरह से यस क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं, हीट के भी इम्पैक्ट्स हैं, कराची शहर में हीट के भी इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन जो सी लेवल राइज की जो प्रोडिक्शन है वो अभी मिनिमली फेल्ट है, या मिनिमली उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन
आपको समंदर का पानी अंदर आता मिल रहा है, वो सी लेवल राइज की वजह से नहीं मिल रहा। वो आपका डाउनस्ट्रीम कोटरी पानी नहीं छोड़ा जाता सारा वक्त, जिसने पुश आउट करना है समंदर के पानी को समंदर में रखना है। तो वो क्या है, कौन फिक्स कर सकता है उसे? क्लाइमेट चेंज नहीं फिक्स करेगा, हम कर सकते हैं। उसके लिए आपको ग्लोबल फंडिंग की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको जो ऑलरेडी अग्रीड वॉल्यूम ऑफ वाटर का अपोर्शनमेंट अकॉर्ड 1991 में है, वो कंटिन्यूअस फ्लो की बात है, एनवायरमेंटल फ्लोज की बात है, ऑल दोज थिंग्स आर ऑल गिवन, टेकन, अंडरस्टूड, रिसर्च एंड अग्रीड अपॉन, बट नॉट इम्प्लीमेंटेड। वो उसकी वजह से है। हीट इज़ अ न्यू थिंग, 2015 से पाकिस्तान कराची ने फील की। हीट इज क्लाइमेट चेंज। हीट की रिस्पॉन्स एनवायरमेंट के Right. फैक्टर से, आपकी ये ब्रिक एंड मोटर्स की बिल्डिंग्स का गुंजान एक शहर जिसमें ना हवा के रास्ता छोड़ते हैं ना पानी का हम छोड़ते हैं, आपके यहाँ ग्रीन कवर हमने नहीं बनाया कि आपके शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लंग्स हों आपके शहर के, वो नहीं है। तो ये क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये एनवायरनमेंट है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। ये वो चीज़ें हैं जो हम खुद फिक्स कर सकते हैं और करनी और पहले चाहिए। चाहिए थी। बिल्कुल। ठीक है, और आगे भी हम खुद ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको ग्लोबल फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। वो ग्लोबल फंडिंग की हमें ज़रूरत है, हमें अर्ली वार्निंग साइंस चाहिए, हमें जो आप बात कर रहे हैं कि मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस में जो गैप्स हैं वो फिल करने के लिए चाहिए, हमें अडेप्टेशन के लिए चाहिए कि हमारे घर अब वो नई टेक्नोलॉजी से बने, तो उसके लिए हमें चाहिए फंडिंग। ठीक है, हमें फंडिंग चाहिए अपने इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उन रिसर्च लैब्स के लिए, थिंक टैंक्स के लिए, अडेप्टेशन के लिए, नए टाइप के टेक्नोलॉजी के घर जो कि डिजास्टर रेजिलिएंट हों। ये इस नहीं पे कि तो काम चल भी रहा ठीक है है, बहुत कुछ कम। हद तक। हाँ, कुछ ठीक है ना, माय पॉइंट इज कि हमें फोकस अडेप्ट, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज तो हम नहीं चेंज कर सकते ना, हम खुद ही देख रहे हैं कि हमारी कंट्रीब्यूशन इसमें कम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारे यहाँ, अच्छा हमारे यहाँ इमिशंस बढ़ रही हैं, मीथेन इमिशंस बढ़ रही हैं, जो ट्रेजेक्टरी हमारी बढ़ने की इमिशंस की है वो अभी बढ़ रही है ना। अब उसके रीजन भी हमने बताए हैं कि अभी तो हमारे कुछ ऐसे टारगेट्स हैं, लेकिन सम अन टारगेट जो चीज़ें हम रोक सकते हैं। हमारे यहाँ खड़ा पानी फसलों के अंदर होता है, उसके अंदर पेस्टिसाइड होती है, उसके अंदर आपके केमिकल्स होते हैं, उससे एमिशंस होते हैं। आपके यहाँ हमारे यहाँ लाइव स्टॉक है बहुत ज़्यादा, हमने उसकी तो फीड में कोई चेंज नहीं लेकर आए कि मीथेन एमिशन ना हो। गाय के एक डकार की इमिशंस आपकी कई गाड़ियों के इमिशन से बढ़ के होती है। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम खुद फिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगेन उसके पीछे आपको फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, क्योंकि उसके लिए भी रिसर्च भी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए। आपको बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। ये साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस ये है कि किस चीज़ से किस किस्म के लोग मुतासिर होते हैं। आपने कहा वो लोग वाकिफ़ हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके लिए उनके लिए ये टर्म नहीं उनको देनी। उन्हें पता है कि हमारी जो जिस मौसम में फसल पकती थी उसमें नहीं पक रही है, जिस वक़्त में हमने उसको लगानी होती है वो मौसम ही नहीं आ रहा। ये तीसरा साल है कि आपके विंटर देखिए कहाँ चला गया, यस। बाहर नहीं आई। तीसरा साल है बगैर बाहर के। हम तो ये तो मैं आपको वो दे रही हूँ ना जो हमारी इकोनॉमी से हैं, कल्चरल इम्पैक्ट्स हैं। आपकी अगली नस्ल जब सुनेगी टीना सानी का बाहर आई गाना, वो वो नोट कहेंगे बाहर क्या होती है? ये क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि हिस्टोरिकली भी तो मौसम चेंज हुए हैं ना। सावन भादों का मौसम क्या था? जो आपके बलूचिस्तान के इलाकों में या डीआई खान या डीजी खान के इलाकों में, उनको सावन भादों का तो नहीं पता था। वो रीजन ही नहीं था जहां मानसून को 2022 में सैलाब कहाँ से आया। सो इट्स अ कल्चरल शिफ्ट, आपके लाइफस्टाइल शिफ्ट हो गया। जहाँ के लोगों के पास बारिश नहीं होती थी वहां बारिश हो गई, जो बारिश पे डिपेंडेंट थे वहां बारिश नहीं हो रही है। सो इट्स अ टोटल एक अनार्की की सिचुएशन आपके एक नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर है, तो उसमें हमें अडेप्ट करना है, बिकॉज वी कैन नॉट मिटिगेट इट, ओनली दोज कंट्रीज फॉर द परपेट्रेटर्स। तो वहां आता है आपका एक तो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, उसमें आपकी वो एक्टिविज्म टारगेटेड कि किस तरह से आप लॉबी करें, प्रेशर ग्रुप बनाएं, आप उनको कॉल आउट करें, डोंट लेट अप, आप ऑल्टरनेट्स प्रेजेंट करें। वो प्रेजेंट करें रिसर्च बेस्ड, नॉट जस्ट एम्प्टी स्लोगन्स। एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक अडैप्टेशन से पहले जो आपने बात की ना ट्रांसपेरेंसी की, आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बिफोर एनीथिंग एल्स
the authorities need to be transparent Very. about the research. They need to be transparent about what's actually happening in policy circles, ताकि हम अपने लोगों को भी educate कर सकें, ताकि वो whatever changes they need to make on an बिल्कुल, individual level, बिल्कुल। on a society level, on a nation level, वो सब हम फिर in action ला सकें. Afia, thank you so much for this. थैंक यू। I think I don't know अगर audience को कुछ नई बात पता चली हो, but I have learned a lot from this. पता नहीं, मैं तो ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह No, हो but गई हूँ, वही बातें हर जगह कर रही होती हूँ, कोई नई चीज़ नहीं होती। Nice. Thank you so much for this, because I think it's important for us to realize that without educating ourselves, without जो चीज़ें हैं जो मौजूद हैं उनका पता लगाने के बजाय हम जो सोशल मीडिया की रट में लगे हुए हैं, whatever is happening online, I think there's a plethora of information out there that we need to sort of access so that we educate ourselves and then make decisions accordingly. So once again, remember, सोच फिर post. Climate change is real, it's happening, and it's going to impact us all. So thank you so much, Afia. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।